नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारे वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए एकदम ना जिसको बोलते हैं ना राशनिंग कर करके ये भाई साहब मुझे टाइम देते हैं, बट चलिए फाइनली टाइम दिया। एंड आज के मुद्दे बहुत इंटरेस्टिंग है। विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ इश्यूज एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, तो जुड़े रहिएगा आखिरी तक। सबसे पहला जो और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको मेरे ख्याल से विपक्ष समझ नहीं पाया, मोदी जी का भाषण है। उन्होंने कहा मैं 2024 की तैयारी तो कर ही नहीं रहा हूँ, आई एम प्लानिंग फॉर 2047। इसके साथ में उन्होंने जो अपने क्लोज सर्कल में है उनको इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद 4 जून से लेकर 100 डेज के बीच में कुछ बड़ी तैयारियां करने के लिए कहा है। अब ये क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, आई थिंक अंकित कैन प्रेडिक्ट बेटर। अंकित, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी जय श्री राम। देखिए गायत्री जी, सबसे पहले तो हमें ये जो आई थिंक ये लास्ट ईयर मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है पूरा डेट वाइज प्लान रखे हैं 2047 तक का। तो अब उन्होंने वो अग्री कर लिया है स्टेज पे ही कि ऐसा ही है। तो ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस एक्चुअली, क्योंकि कुछ ट्वीट्स ऐसी आई कि 2047 में तो इलेक्शन होना ही नहीं। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्शन, ही इज टॉकिंग अबाउट भारत के लिए, विकसित भारत के लिए उनके गोल्स जो है वो उनकी बात कर रहे थे कि मेरे पास पूरी प्लानिंग है इसके लिए। तो ये जो कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो रखा। अच्छा, और ये भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि 2029 में इलेक्शंस होगा ही। ये अजम्पशन भी गलत हो सकता है। वी नेवर नो, क्योंकि मोदी जी के साथ तो कुछ भी सरप्राइजेस आ सकते हैं, राइट? तो तो हो सकता है 2027 में शायद कुछ आ जाए, तो ये भी हो सकता है कि 2047 में इलेक्शन हो, राइट? तो अगर 2029 का प्रीपोन होकर 2027 होता है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो हो सकता है 2049 से प्रीपोन होकर 2047 में भी इलेक्शन आ जाए। वी नेवर नो, राइट? तो कुछ भी ऐसे अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी क्या सिग्नल दे रहे थे। बट इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि कंट्री के लिए जो मैक्रो सॉल्यूशंस वो समझ रहे हैं। जो भी हमारे मैक्रो प्रॉब्लम्स रहे जो 1947 से स्टार्ट होते हुए आए, उन सबका परमानेंट क्लोजर तो तय ही है। इसके बावजूद उसके ऊपर जो हमें अचीव करना है एज अ नेशन, वो वाले टारगेट्स की भी बात हो रही है इधर। तो आपने जो जिक्र किया कि 100 डेज, फर्स्ट 100 डेज, तो फर्स्ट 100 डेज में इनकी जितनी भी प्रायोरिटीज रहेंगी, जो मेरे समझ में आ रहा है, विल बी मोर ऑन द डेवलपमेंट गोल्स जो उनको आगे लेके जाना है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो सेक्टर्स उन्होंने वहां पे अनाउंस किए, सेमीकंडक्टर से लेके हाइड्रोजन एनर्जी से लेके जो वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी शक्ति की उन्होंने बात की, तो उनका फोकस बहुत क्लियर है कि फर्स्ट 100 डेज में हो सकता है कि आपको और स्टिम्युलस मिले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लोन्स के लिए, स्पेशली क्योंकि वुमेन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक जो मैं बात करता था पिछले 2 साल से कि एक 1000 साल का रिवर्सल और एक 400 साल का रिवर्सल। तो 1000 साल का अगर आप रिवर्सल बात कर रहे हो, आपने सुना भी होगा मोदी जी को कि मैं नेक्स्ट 1000 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। तो 1000 का नंबर वहां से आता है कि इन्वेडर्स आने से पहले भारतीय विमेन जो थी, दे वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स, ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो सारे कोर सेक्टर्स, फार्मिंग से लेके फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल से लेके वो सिल्क और स्पाइसेस ट्रेड रूट से, ऑल दोज वर विमेन एंड फैमिली डोमिनेटेड, कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड सेक्टर बेस्ड जो इकोनॉमिक्स था। आई थिंक वो वही 1000 साल की वो बात कर रहे हैं, जिसके लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लोन्स विमेन को देना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ऑटोमेटिक एंटरप्रेन्योरशिप ट्रिकल डाउन हो जाएगा पूरी फैमिली में, नेक्स्ट जनरेशन में भी, राइट? दैट इज द एम्पावरमेंट। ओके, तो एक जो निर्मला सीतारमन जी ने बात की है क्लियर कि 1 लाख करोड़ का कॉर्पस जो उन्होंने इंटरिम बजट में डिक्लेयर किया कि 50 साल के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट और फ्री, ऑलमोस्ट जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, ऐसा कैटेगरी बनाएंगे। वो आई थिंक वो 100 डेज में वो डिक्लेयर हो जाएगा कि वो क्या क्राइटेरिया है। और जो मुझे समझ में आ रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बजट में वो सारे आगे अनाउंस करेंगे कि ये कॉर्पस और बढ़ने वाला है,
क्योंकि एक बात हमें समझनी है कि रिजर्व करेंसी स्टेटस के चलते जो वेस्ट में पूरा इनोवेशन हो पाया वो उसी वजह से हो पाया क्योंकि करेंसी प्रिंट करके लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लोन्स मिला। तो क्या हम दुनिया को 50 गूगल दे सकते हैं? क्या हम दुनिया को 50 माइक्रोसॉफ्ट दे सकते हैं? तो भारत विश्व के लिए क्या कर सकता है? वो है वो 2047 वाला विकसित भारत, जहां पे वो हमारा गाइडेंस लेने आएंगे कि गुरुजी आप बताएं हमें पॉलिसी में क्या रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। कंट्री के जितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, चाहे रेडिकलाइजेशन हो, चाहे एक रिजर्वेशन वाला इशू है जो मेरिट ने फेस किया इतने सालों तक, फिर करप्शन वाला जो इशू है, हमारे जो माइनॉरिटी वाला जो एक नरसिम्हा राव जी के टाइम पे 3 गलतियां बड़ी हुई, एक वक्फ बोर्ड वाली, एक माइनॉरिटी कमीशन वाली और तीसरी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और इवन मुस्लिम कम्युनिटी में, क्योंकि रेडिकलाइजेशन का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपने कल ही देखा। तो हमें जो है समझना पड़ेगा कि ये पूरा डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जो मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट को पूरा कैसे चेंज करवाया है, पूरा उनका पर्सपेक्टिव रेडिकलाइजेशन पे। तो आज हमें यही लीडर की जरूरत है कि जो आपने देखा योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया, पर हम इतने एक्शन से संतुष्ट नहीं है। हम जानते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। तो वो जो पूरा कोई भी जो टेररिस्ट होता है, आई थिंक मैंने इसको 2-3 शोज में पहले भी समझाया है, वापस समझाता हूं कि रेडिकलाइजेशन होता कैसे है। पहले 90%, 5% और 5% ये ब्रेकअप है। मिडिल ईस्ट में कैसे रेडिकलाइजेशन हुआ, वो ज्योग्राफी कैसे इस्लामिक हुई, वो मैं समझा रहा हूँ। तो 5% जो टेरर एक्ट करते हैं वो सबसे इनोसेंट, ट्रूथफुल और ऑनेस्ट लोग हैं कम्युनिटी के, क्योंकि आप उनको पकड़ोगे और पूछोगे तो वो साफ बताते हैं कि मैंने इसी वजह से ये टेरर अटैक किया है, या मैंने पत्थरबाजी की है, या राइट किया है, या किसी को मार दिया। वो गोल गोल बात कभी नहीं करते। मैं बता रहा हूं, जो भी टेररिस्ट हैं उन्होंने कभी गोल गोल बात नहीं की है। वो साफ बता रहे हैं उन्होंने किस लिए किया। तो ये सबसे कम डेंजरस लोग टेररिस्ट है। ठीक। नेक्स्ट 5% जो क्लरिक्स और सेलिब्रिटी है, जो इनको कवर फायर देते हैं और इनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं कि काफिरों को मारो। तो ये जो सिखाने वाले लोग हैं, ये और ज्यादा डेंजर है, इनसे ज्यादा डेंजरस ये लोग हैं। ठीक। तो अल्टीमेटली जो मुझे समझ में आता है कि डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में एक वक्त आएगा जब स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे आपको। वो सारे रिलीजियस प्लेसेस को स्क्रूटिनाइज करके, अगर वहां कहीं भी आर्म्स का स्टोरेज पाया जाता है, या पत्थर का स्टोरेज पाया जाता है, या एंटी नेशनल कंटेंट पाया जाता है, तो गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करनी चाहिए। इसके लिए अगर बिल पास करना पड़े तो बिल पास करो। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक। तो अगर कहीं पे कोई वेन्यू पे इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है हेट का, या कॉल ऑफ जिहाद दिया जा रहा है लाउड स्पीकर से, तो यू विल हैव टू कॉन्फिस्केट दोस प्रॉपर्टीज। और छोटे बच्चों को तो आपको ये पढ़ाना ही क्यों है? मुझे समझ में आ रहा है गायत्री जी कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। उनको जो एजुकेशन की जरूरत है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है। ठीक। तो ठीक है, एडल्ट हो जाने के बाद अगर आपको रिलीजियस एजुकेशन देना भी है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, तो मेरा ये मानना है कि फिल्टर्स लगने चाहिए कि कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे ये रिलीजियस एजुकेशन। उसका पूरा कंटेंट सेंसिटाइज होना चाहिए, और इसके क्वालिफिकेशन मापदंड होने चाहिए कि इतना क्वालिफाइड होना ही चाहिए, तब वो टीचर पढ़ाएगा ये चीज। और वो भी 18 साल की एज के बाद, उससे पहले नहीं। ठीक। तो मुझे लगता है कि डी रेडिकलाइजेशन में एक आपको मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग बिल करके लॉ लाना पड़ेगा, और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग का इस्तेमाल हो एज अ टेररिस्ट, क्योंकि ये क्लरिक्स वर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। ठीक।
तो ये भी विक्टिम है, जो मार रहा है वो भी विक्टिम है, मर रहा है वो भी विक्टिम है। ठीक है, तो हमें हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को इससे बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरा, जो 90% जो मैं बता रहा हूँ, 5 और 90, तो मिडिल ईस्ट में ऐसा हुआ कि ये जो 90% है वो ये टेरर अटैक या रायट होने के बाद जो प्रॉपर्टीज बिकती है पैनिक सेलिंग में, क्योंकि लोग वो जगह छोड़ के चले जाएंगे, सादा सी बात है। ये 90% जो है कम्युनिटी के, वो उस चीज को वेल्थ समझ रहे हैं कि मेरे को रेडी वेल्थ मिल गया। इस तरह से 56 कंट्रीज बनी। ठीक है, तो ये 90% जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं 5% टेररिस्ट का। तो टेररिस्ट तो वो भी विक्टिम है, जो खुद जो बॉम्ब लगा के सुसाइड बॉम्बिंग कर रहा है वो भी विक्टिम है। ठीक, तो हमें जो है रेडिकल डी रेडिकलाइजेशन अगर करना है तो 90% के लिए अलग पॉलिसी लगेगी, 5% क्लेरिक्स और सेलेब्स जो कवर फायर देते हैं और इंडोक्ट्रिनेट करते हैं उनके लिए अलग पॉलिसी, और 5% टेररिस्ट के लिए अलग पॉलिसी लगेगी। ठीक है, दूसरा हमें ये समझना है, और मैं ये मानता हूं कि योगी जी जो है स्टेट वाइज, हर स्टेट में दे विल हैव टू टेक द लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। ठीक, तो अगर किसी स्टेट का ऐसा है कि नहीं संभाल सकते तो व्हाई डोंट यू गिव अप गवर्नेंस? क्योंकि हमने कर्नाटका में देखा कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, बीजेपी के एमपी को दिन दहाड़े पकड़ के लेके जा रहे हैं अरेस्ट करके, यूनियन मिनिस्टर को कैद कर रहे हैं, और फिर ये बीजेपी को ये लोग फासिस्ट बुलाते हैं। बड़े अचरज की बात है, राइट? तो ये जो चल रहा है सब, आई एम टेलिंग यू, इसमें यू विल हैव टू वर्क ऑन डीरेडिकलाइजेशन पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव ईच स्टेट वाइज, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को भी तो हमें एम्पावर करना है। हम नहीं चाहते कि वो बॉम्ब लगा के फूट जाए, उसके लिए नहीं कोई किसी का जन्म हुआ है। तो वुमेन एम्पावरमेंट से आई थिंक उससे भी उसमें थोड़ा फर्क आएगा, और ये जो पॉलीगैमी और ये जो यूसीसी से उसमें फर्क आएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट इज टेकिंग सम स्टेप्स बट वी वांट मोर स्टेप्स, राइट? स्पेसिफिकली ये जो मैंने बताया मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग बिल, कि भाई उनको जो लेटेस्ट एजुकेशन है उसमें आप फोकस करवाएं, रिलीजियस एजुकेशन आप बैन कर दे 18 साल की एज तक। तो दिस इज हाउ आई लुक एट, और मुझे लगता है कि मोदी जी इज वेरी क्लियर अबाउट द रेडिकलाइजेशन प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है कहीं भी ऊपर तक। तो ये जो थर्ड टर्म है जिसको मैं बोलता हूं कि सुदर्शन चक्र तो घूमेगा, तो तैयारी है वो सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस की और पॉलिसीज की जो भारत की सिक्योरिटी और भारत की सार्वभौमत्व के लिए जरूरी है, हमारी सॉवरेनिटी के लिए और धर्म की स्थापना के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो स्ट्रिक्ट कदम अब उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लीडर्स आप देख लो, उनकी स्पीचेस देख लो, वो क्या बोल रहे हैं जरा सुनो। पब्लिक को स्टेज पे बुला के पूछ रहे तू कौन है, तू ओबीसी है, तू ये है, तू वो है, क्या चल रहा है? दे आर क्लियरली डिवाइडिंग द सोसाइटी, राइट? Yes, तो ये but only the Hindu society, yeah, not they are dividing only the Hindu society, not the Muslims and the Christians. एग्जैक्टली, बट वो इम्पैक्ट तो पूरी पूरी कंट्री में है ना उसका। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डिवाइड एंड पॉइजन द सोसाइटी। कल को आप राइट्स करवाओगे ऐसे स्पीचेस देके, ये नहीं चलेगा, दिस कैन नॉट वर्क। तो अगर इस प्रकार के हमें लीडर्स हैं अनफॉर्चुनेटली, तो इन लीडर्स पे एक्शन होना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये तो दे आर फ्रीली रोमिंग एंड पॉइजनिंग पीपल्स माइंड्स। ये तो कब तक चलेगा? तो मुझे लगता है, और यही सारे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे स्टोरीज चला रहे हैं, जैसे पूरा भारत उठता ही ये सोच के है कि आज तो मैंने डिस्क्रिमिनेट करना है यही टारगेट लेके पूरा भारत जैसे सो के उठा ही इसीलिए है, डिस्क्रिमिनेट करने को। तो ये इतना मतलब हिलेरियस है कि कहीं, अच्छा 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहीं कोई कोने में इंसिडेंट हो गया तो उसको आप बता रहे हो कि पूरे भारत का ऐसा है। पूरा भारत ऐसा नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं लोगों को। आप कास्ट कब पता चलता है? जब हम स्कूल के एडमिशन में जब वो लेटर में डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, तब तो बच्चों को पता ही नहीं व्हाट इज कास्ट।
तो आई थिंक ये फॉरेन वर्ड जो है इसको हटा देने की जरूरत है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से. दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. कोई जरूरत ही नहीं है इसका. व्हाई डू यू वांट टू हैव दिस मेमोरी ऑफ अ फॉरेन वर्ड इम्पोज्ड ऑन यू, राइट? जी, और तो एक दूसरा एंगल हो गया. जी, जी, मेरा एक मेरा वोकिज्म जो मुझे पूरा दिमाग. समझाना था, जी, लोगों को वोकिज्म के बारे में समझाना है कि वोकिज्म का जो मेरा डेफिनेशन है, मैं वापस समझा रहा हूं जिन्होंने नहीं सुना है. वोकिज्म का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग जिसको अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वर्ण, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कुल, और अपनी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जाति, जो ह्यूमन बीइंग ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझता है, नहीं मानता है, दैट इज अ वोक. मतलब आपने अपनी फैमिली का कोई ड्यूटी नहीं निभाया, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई ड्यूटी नहीं निभाया, और आपने अपनी वर्क का भी कोई ड्यूटी नहीं निभाया है, तो कल जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा? इसीलिए आप मॉब बनाते हो, फ्रीबीज डिमांड करते हो, राइट? तो वो सारी सोसाइटीज जिन्होंने जाति, कुल और वर्ण की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गायब कर दी, उनकी हालत ये हो रखी है कि ज़ोंबीज क्राउड जो बन जाते हैं लेफ्टिस्ट, फ्रीबीज मांगने वाले. हम नहीं चाहते फ्रीबीज मांगने वाली सोसाइटी हम बनाएंगे. वी डोंट वांट फ्रीबीज, वी वांट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी. ओके, तो वोकिज्म का ये डेफिनेशन है. जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये समझ लो. खाली जिसको राइट समझ में आ रही है, फैमिली की ड्यूटीज नहीं करनी है, कम्युनिटी को कोई ड्यूटीज नहीं करना है, और वर्क का भी कोई ड्यूटीज नहीं चाहिए, सब फ्री में चाहिए. ओके, दैट इज अ वोक. जी, बिकॉज़ आज हमने जिस पॉइंट से शुरू किया है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव पॉइंट. 2047 का जो एजेंडा चल रहा है, नेक्स्ट 100 डेज में जब ये बनेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या वक्फ बोर्ड पे, माइनॉरिटी कमीशन पे, या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज पे, ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, इस पे कुछ एक्शन होगा? बिकॉज ये तीनों की तीनों कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं. जी, बिल्कुल, इन पर एक्शन होना ही चाहिए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हर एक एंगल से, और क्योंकि इसको लीगली सही से चैलेंज नहीं किया गया है. सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो अप्लाई ही नहीं होता है धर्म को, बिकॉज धर्म इज टोटली ऑपोजिट ऑफ रिलीजन. तो मंदिर जो है वो हमारे लिए प्लेस ऑफ वर्शिप है ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि वर्शिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है धर्म में. धर्म में जो पूजा, आरती, यज्ञ या अनुष्ठान जो है, उसको प्रेयर और वर्शिप से कोई लेना देना ही नहीं है. ये फॉरेन एब्राहमिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रेयर और वर्शिप वाले, गॉड और फॉलोअर वाले. हमारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं सबसे पहले. हमारे में गॉड ही नहीं है सबसे पहले. भगवान इज कंप्लीटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये तो मुझे लगता है कि वॉइड एब इनिशियो है ये एक्ट ही, बिकॉज मंदिर वर एज एन इंस्टीट्यूशन वर नेवर अ प्लेस ऑफ वर्शिप. ओके, वहां पे आपको समझ में आना चाहिए प्रतिकृति, आकृति, मूर्ति और विग्रह, ये चार में से एक भी आइडल नहीं है. जो स्पेलिंग जो IDOL, जिसको आइडल वर्शिप बोलते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि ये चारों अलग है. ठीक है, तो विग्रह इज नॉट एन आइडल. ओके, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्योंकि बच्चों जैसा मतलब 500 साल हुआ है ये इन देशों को, तो उनसे लैंग्वेज भी ऐसी ही मिलेगी जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है. तो आई थिंक वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो फॉरेन एब्राहमिक रिलीजन का कंफ्यूजन करके धर्म को उस ब्रैकेट में डाल दिया है, उसी के चलते वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है. क्योंकि मंदिर वर मल्टीपर्पस व्हीकल, वहां से फार्मिंग से लेके कम्युनिटी सेंटर से लेके मैरिज से लेके सारी चीजें मंदिर की एक्टिविटीज के साथ लिंक थी. पूरा सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल का एक बड़ा भाग है मंदिर इकोसिस्टम. ओके, तो जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों विग्रह, विग्रह का एक्चुअली गायत्री जी, विग्रह जो है इसका पावर हमने अभी तक समझा ही नहीं है. हमने स्थापित तो कर दिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मंदिर इकोसिस्टम कितना पावरफुल है. तो उसके जो समझना है हमें कि कैसे हमारी इकोनॉमिक्स को हमें वो मंदिर इकोसिस्टम में ढालना है, ताकि हम एक्सट्रीम कैपिटलिज्म और एक्सट्रीम कम्युनिज्म से बच पाए. आई थिंक वो जो मेरा नेक्स्ट बुक जो आ रहा है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, उससे बहुत कुछ क्लियर होगा. ना सिर्फ ये,
विद्या का भी हमें समझना है गायत्री जी, कि जो कोलोनाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, उसमें लोग नहीं समझते कि सबसे पहला 5% एजुकेशन तो तभी शुरू हो जाता है जब यू आर स्टिल इन द मदर्स वूम। ये आपका सबसे पहला एजुकेशन है। द 5% जिसको गर्भ संस्कार बोलते हैं, दैट 5% विच इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जब वो मदर, वो जो 9 मंथ्स है मदर के, राइट, तब जो आपकी ग्रूमिंग हो रही है, जब आपके बॉडी के सेल्स बन रहे हैं अंदर, राइट, हैंड्स, लेग्स, आपके जो सेंसेस हैं, बिकॉज वाटर कैरीज ऑल दिस मेमोरी। वाटर जो है दैट कैरीज ऑल द मेमोरी। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 70% वाटर। ओके, दैट बॉडी सेल्स इज कैरिंग दोज मेमोरीज। तो अगर आपने गर्भ संस्कार वाला 5% मिस कर दिया है, जो आजकल सभी ने कर दिया है, ओके, उसी के परिणाम देख रहे हैं कि आप अपने हाथ पैर से क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जब वो हाथ पैर और दिमाग बन रहा था, तब आप कहीं पता नहीं, वो पता ही नहीं है जब वो कॉन्सेप्ट पुराना वाला। तो 5% एजुकेशन वो आपने मिस कर दिया। फिर 60% एजुकेशन जो पारिवारिक शिक्षण है, जो होता ही नहीं है अब, क्योंकि कोई बच्चे ही नहीं है फैमिली मेंबर्स, राइट। तो पूरा वो 60% एजुकेशन वाइप आउट हो चुका है, जो लाइफ स्किल सिखाता है आपको फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी ग्रुप्स में, जो दोनों अब मिसिंग हो चुका। यही कोलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के चलते। और क्लासरूम होना चाहिए सिर्फ 10%। क्योंकि वो सब्जेक्ट्स तो आपको स्किल्स के लिए चाहिए, राइट, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट। और फिर रिमेनिंग 25% जो है वो रियल मार्केट में डीप डाइव करने वाला एजुकेशन है। तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली वो 10% क्लासरूम वाला ही चल रहा है, बाकी सारा बंद हो चुका है। उसी का हम झेल रहे हैं, ये सब जो भी झेल रहे हैं, राइट। तो आई थिंक डीकोलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। परिवार जो है, दैट इज फैमिली, इज द लोएस्ट इकोनॉमिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए एडम स्मिथ कभी बात नहीं करेगा फैमिली की, ना कार्ल मार्क्स कभी बात करता है फैमिली की, राइट। तभी तो दोनों बर्बाद है ना। आज जब अभी सुबह मैं देख रहा था एक ट्वीट, जब रशियन टाइम्स में ये मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट है, बोल रहे हैं भारत का ग्रोथ चाइना की तरह नहीं होगा। हमको चाहिए ही नहीं चाइना या यूएस वाला ग्रोथ। वी डोंट वांट, वेरी गुड, वी डोंट वांट दैट ग्रोथ। अगर गोस्ट सिटी इज योर टारगेट ऑफ ग्रोथ, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ इज वो खाली मकान, और वेस्ट में भी यही हालत है गायत्री जी, डोंट बी सरप्राइज्ड। वेस्ट में भी ग्रोथ का डेफिनेशन यही है कि आपके घर में कितने बेडरूम खाली पड़े हैं। ये उनका उनका भी वही डेफिनेशन है। जो गोस्ट सिटीज चाइना में है, इनका अलग है कि 3 फ्लोर वाला घर होता है, उसमें 5वें बेडरूम में उनकी वाइफ है, 4थे बेडरूम में वो खुद है, और बाकी 4 बेडरूम खाली है। ये वेस्ट वाला ग्रोथ है। तो चाइना में पूरी की पूरी गोस्ट सिटीज पड़ी है, बोथ वन एंड द सेम, कोई फर्क नहीं। हमको चाहिए नहीं ये वाला ग्रोथ, क्योंकि इसको तो हम मानसिक बीमारी समझते हैं। दिस इज पॉवर्टी, दिस इज नॉट ग्रोथ। तो आप जब बहुत सारे एनआरआईज को मिलोगे, इफ यू गो, अगर आप यूएस या कभी यूके विजिट करो, आप एनआरआईज को मिलोगे तो आपको बताएगा कि हम 2 फैमिली मेंबर है, और एक कुत्ता एक बिल्ली शायद है, और हमारे पास 4 कार है, और 3 किचन है, और 6 बेडरूम है। वो आपको बताएगा। तो मतलब आपको उसको दया कर सकते हो, वो उसके साथ और कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको दया ही आएगी उसके ऊपर, और तो क्या आएगा। तो हमको ऐसा वाला ग्रोथ चाहिए ही नहीं भैया। तुम रिपोर्ट मॉर्गन वाला इंसान नहीं है, कुत्ते बिल्ली है, बट और बाकी की चीजें हैं, हाँ, बट इंसान नहीं चाहिए। मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट है, ग्रोथ नहीं होएगा। हमको नहीं चाहिए भाई साहब, ग्रोथ नहीं चाहिए। वी डोंट वांट। तो ये बता रहा हूं ना कि इन्होंने कैसे सिस्टमैटिकली फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, क्योंकि ना एडम स्मिथ फैमिली के बारे में बता रहा है, ना कार्ल मार्क्स। अब कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन है, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को इंपैक्ट करता है, राइट।
और हमारे तो सारे लूटियंस इतने एक्सपर्ट्स, इतने कोलोनाइज हो चुके हैं, इतनी बेवकूफी की बातें करते हैं कि आपको सुन के भी हंसी आई। अभी मैं देख रहा था, एक लूटियंस एक्सपर्ट ने चार्ट डाला है, बोलता है जितना पर कैपिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा पोल्यूशन भी बढ़ने वाला है भारत। इसको पता ही नहीं है कि रिजर्व करेंसी डिसाइड करेगी कहां पोल्यूशन होगा, उसको ये पता ही नहीं है ये बात। जिस करेंसी का परचेजिंग पावर होता है ना, वो तय करता है कि कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी पोल्यूट होने वाली है। ये कैसे? आप नहीं डिसाइड करते। ये कैसे? सिंप्लीफाई क्यों? प्लीज। बिकॉज ये दे आर, कैसे? क्योंकि दे आर गोइंग टू परचेज योर गुड्स विच यू आर मेकिंग। तो आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो गुड्स उनको बेच रहे हो ना। पोल्यूशन तो आप झेल रहे हो, वो तो क्लीन एयर में बैठा है वहां पे करेंसी प्रिंट करके। तो किसको कोई पर कैपिटा जीडीपी, उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है पोल्यूशन को। उसको कनेक्शन किसकी करेंसी स्ट्रांग है उसके ऊपर है। तो बेचारों को पता ही नहीं, पता नहीं, क्योंकि माइंड पूरा कोलोनाइज हो चुका है ये इकोनॉमिस्ट का। इकोनॉमिक्स का इतना कबाड़ा किया इन्होंने, इन कोलोनाइज्ड लोगों ने, कि आपको हंसी आएगी इनकी इकोनॉमिक्स सुन के। और वो उस चार्ट में बता रहा है ब्रिटेन के साथ कंपेयर करके, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ के पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये कबाड़ा हर जगह हुआ है, हमारी सिटीज कोई बची नहीं है। आज बेंगलुरु में वाटर का प्रॉब्लम क्यों है बेंगलोर में? ये डॉलर की वजह से भाई। ये जो पूरा अर्बन आर्किटेक्चर आपने कट कॉपी पेस्ट करके वेस्ट का चिपका दिया, डॉलर का जो सडन इनफ्लो हुआ उसी से हुआ ना ये अर्बनाइजेशन। आपने वो ग्लास वाली बिल्डिंग है क्यों बना रखी? सनलाइट का प्रॉब्लम उनको है, हमारे सनलाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने गर्मियों में सनलाइट चाहिए किसे होती है? इतनी गर्मी में सनलाइट चाहिए किसे होती है? हम तो पर्दे करके रखते हैं। ये तो पूरा ये डॉलर ने इतना कबाड़ा कर रखा है वेस्टर्न कोलोनाइजेशन कर करके। आपको साफ दिखेगा, आप बैंगलोर विजिट करके देखो, आपको साफ दिखेगा एक भाग है बैंगलोर का जो ट्रेडिशनल वैल्यूज मेंटेन करके चलता है, और बाकी का जो डॉलर वाला भाग है आप देख पाओगे वहां पे ड्रग्स चल रहा है, लेट नाइट पार्टीज चल रही है, हस्बैंड कहीं पे आउटसोर्स कर दिया है, वाइफ आउटसोर्स हो चुकी है, बच्चे आउटसोर्स हो चुके हैं, पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है, ईएमआईज और लोन्स लेके बैठे हैं। वेपनाइजेशन जो हुआ है, पूरा वेपनाइजेशन जो हुआ है डॉलर के इन्फ्लोस का, और मुझे सरप्राइज नहीं होता क्योंकि ये सारी सिटीज वही अर्बन वेस्टर्न आर्किटेक्चर को कट कॉपी पेस्ट करके, बिना समझे कि भारत का क्या क्लाइमेट है, बिना समझे कि भारतीयों की क्या नीड्स हैं। अब हमारी पोएम्स क्यों है, ये है रेन रेन गो अवे। भाई क्यों गो अवे, क्यों? हमारे यहाँ तो उल्टा है, बारिश हो रही, मेघा बारिश हो रही। इतना कॉमेडी है गायत्री जी, इतना, मतलब आपको बा ब्लैक शिप, पता नहीं क्या ही चल रहा है। मतलब मुझे इतना अजीब सा लगता है कि कहाँ आ गए हम, क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम बेवकूफ जैसे दिख रहे हैं हम, ये सब कट कॉपी पेस्ट करके, बिना समझे कि ये क्या चल रहा है इधर। तो यही चीज जो है सारे अर्बन सिटीज में हुआ है ना, ये ना सिर्फ एक। आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा, आप मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, जहां जहां हमारा टीयर 1 सिटी जो वेस्टर्न टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट करके बन गया है, वहां एलिट एरियाज में ही पानी भर जाता है। सबसे पहले जो महंगा वाला एरिया है ना, वहीं पे फ्लड आता है, और जब फेमाइन आता है तो वाटर सप्लाई वहीं पे बंद हो जाता है, जो रिच एरिया है वहीं पे। बता रहा हूं, क्लियर दिख रहा है कि ये डॉलर का इंपैक्ट है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ स्टोरी बना रहा हूँ, इट्स बहुत क्लियर विजिबल है क्या चल रहा है। जैसे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नाउ दिस इज लिटिल ऑफ द ट्रैक, हम जनरली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं, बट एंड यू आर मैं ये बोलूंगी आपका फोरसाइट बहुत अच्छा है, एंड फाइनेंस से आपका रिलेशन भी है, यू हैव बीन फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। मुझे तो रेडिकलाइजेशन से लेके सब में क्लियर इकोनॉमिक्स ही दिख रहा है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा, अगर इन्वेस्टमेंट करना हो जैसे लोगों को मल्टी स्टोरी, तो बिकॉज अभी हम जो बैंगलोर में देख रहे हैं, ठीक है, या हम नोएडा में देख रहे हैं, हम गुड़गांव में देख रहे हैं, हम गाजियाबाद में देख रहे हैं, सब एकदम एक के ऊपर एक माचिस के डब्बे जैसे ना डब्बे इकट्ठे किए। आई मीन फॉरगिव मी फॉर कॉलिंग दैट,
बट द फैक्ट इज दैट आप इतने जो खड़े किए जा रहे हो आसमान पे, क्या उनको पानी नहीं चाहिए होगा? क्या उनको बाकी फैसिलिटीज नहीं चाहिए होंगी? कल को अर्थक्वेक आता है, वी आर इन अ गायत्री जी दिक्कत हाईली सेस्मिक जोन, हाईली सेस्मिक जोन जो कि अर्थक्वेक प्रोन होगा और टाइम के साथ और बढ़ेगा। ये पूरा उधर हिंदू कुश से लेके पूरा जिसको हम बोलते हैं ना सिंटेक्शियल, तो मेरा मैप नहीं है तो मैं दिखाती, पूरा का पूरा जो कि यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, आप उतनी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हो। कम टू द पॉइंट, आई कम टू द पॉइंट। द थिंग इज, मल्टी इसमें स्टोरी समझ बिल्डिंग में घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि सिचुएशन यहाँ से और डिट्यूरेट इट इज होंगी। नॉट अबाउट मल्टी स्टोरी। मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है सनातन इकोनॉमिक्स और अब्राहमिक इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम हो रहा है इधर। प्रॉब्लम ये है कि अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में आप मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करते हो, तो आपने प्लानिंग कैसे की? जहां पे जॉब लोकेशन है वहां पे पैसे एक साथ फेंक दिए और फिर अचानक से वहां पे रियल एस्टेट का बूम आ गया। ठीक है, अब फटाफट से आपको, क्योंकि जॉब वाले को जॉब जाने का है, उसके पास और कोई टाइम नहीं है, तो आपने आर्किटेक्ट से लेके सब कोई ने क्या वेस्ट से कॉपी करके ये बिल्डिंग कितना फटाफट हम कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज द एम। ओके, सनातन इकोनॉमिक्स बोलता है कि मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो लास्ट में आएगा। पहले आप ये बताओ कि ये जो सराउंडिंग है उसमें पहले नॉन लिविंग का प्लानिंग होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर और फूड साइकिल का प्लानिंग होगा, उसके बाद एनिमल्स, बर्ड्स और फॉरेस्टेशन का प्लानिंग होगा, उसके बाद ह्यूमन बीइंग का नंबर आएगा, वाटर के बाद वाटर का भी प्लानिंग होगा, उसके बाद ह्यूमन बीइंग का नंबर आता है। दिस इज सनातन इकोनॉमिक्स। ऐसे आर्किटेक्चर बनता है जहां पे आपको क्लाइमेट से लेके टेम्परेचर से लेके ये सब देखना पड़ेगा। इनको ये सब कुछ करना ही नहीं है। अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि ये सब कुछ तुम्हारे कंजम्पशन के लिए ही बना है, मतलब इनको जितना आप एक्सप्लॉइट करना है करो। ठीक है, हाँ, मतलब सब तो खाते पहले रहो, आप बना, कंज्यूम। हाँ हाँ, तो पहले आपने ह्यूमन बींग्स का प्लानिंग कर दिया, सबसे पहले ह्यूमन बींग का कर दिया, फिर पता चल रहा है कि जो जिस जिस जॉब मॉडल को आपने बेस किया था कि मिनरल्स निकलेंगे या जो सप्लाईज वाटर का होना चाहिए, अब वो है ही नहीं। तो अब आप वो ह्यूमन बींग चला गया बेचारा हॉस्पिटल में, और अब आप बोल रहे हो क्लाइमेट चेंज, फिर बोलते हो एनिमल राइट्स हैं। पहले उल्टा क्यों जाते हो तुम? पहले ये सर्कस करते क्यों हो तुम, ये बताओ हमें। फिर आप एनिमल राइट। राइट्स की बात करते हो ना इसके बाद। पहले एनिमल्स को समझा नहीं आपने, जब आप अपना बना रहे थे तब। और हमारा दिस इज व्हाट द कोएग्जिस्टेंस अब हो रहा है। प्रॉब्लम। ये मैक्रो लेवल का प्रॉब्लम है गायत्री जी, पहले समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। या आप तो फिर दवाइयां खाते रहे, फिर बोले एयर पोल्यूशन बढ़ गया ये सिटी में, बढ़ ही जाएगा एयर पोल्यूशन, और क्या होगा। आप बैंगलोर का मैप उठा के देख ले, वाटर सप्लाई पूरा प्रॉब्लम में आने वाला है। चेन्नई का भी बहुत जल्द वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। दे आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू। ह्यूमन बीइंग को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इधर नहीं जाता हूं, ऐसे नहीं होता है। Right, जी। So, Ankit, this was our first part of the talk. We expect big decisions in term 3 of Modi ji on Waqf Board, Minority Commission and Places of Worship Act. You agree? You agree on that? हम थर्ड टर्म में एक्सपेक्ट करें कि इन तीनों पे बहुत बड़े एक्शंस होने वाले हैं। बिल्कुल होने चाहिए। और फिर नरसिम्हा राव जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा उनके लिए तो उनको अवार्ड दे दिया गया है ना अब तो, फिर अब क्या दिक्कत है? उनको तो रिकॉग्नाइज तो कर ही लिया ना आपने। राइट। कंट्रीब्यूशन तो यू रिकॉग्नाइज जो उन्होंने अच्छा काम किया है देश के लिए। तो अब क्यों एक्शन नहीं होना चाहिए, मैं आपको पूछता हूँ। अब क्या एक्सक्यूज है आपके पास? एक्सक्यूज वही है, जैसे अभी बदायूं का केस तो हमने देखा है यहाँ पर, मैं सुबह ही परेशान थी उस चीज को डिस्कस करके। तो इस तरीके के रिएक्शंस कहीं मे बी दे आर फेयरिंग कि इस तरीके के रिएक्शंस और ना बढ़ जाए। ये जो लोन वुल्फ करके पहले महीनों में होता था, फिर हफ्तों में होने लगे, अब डेली की कहानी। आई हैव एटलीस्ट 10 to 15 एग्जांपल्स ऑफ लास्ट 10-15 डेज। वो अलग बात है क्योंकि हम यूर दे हैव मेड अस, मैं क्या बोलूंगी, इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं क्योंकि हम डेली वैसी न्यूज सुन रहे हैं। हम डेली वैसे सुन रहे हैं क्योंकि एक लेवल, एक नॉच ऊपर जाता है तो और ज्यादा सेंसेशन हो जाती है। बट देन मैं क्या बोलूं जी। देखिए एक बात हमें समझना पड़ेगा कि रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस
कांग्रेस के पूरे जो रूल था यूपीए वाला, और उससे पहले भी, और ना सिर्फ इन्होंने इधर बदमाशी नहीं की, इन्होंने हर जगह की है। भूटान और नेपाल में इन्होंने पूरा मोनार्की डाइल्यूट करवाया, माइनॉरिटी कमीशन, ये जो 2006 से इनके एक्शन शुरू हो चुके थे यूपीए के रूल में। मालदीव्स इस्लामिक बन गया 2008 में, इन्हीं के टर्म में ये सब हरकतें हुई है। ऐसा क्लियर दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको रिवर्स करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट विल हैव टू कीप पेशेंस। आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, ना सिर्फ ये, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों में नए लीडर्स आए हैं, आपने देखा है, दे टेक एक्शन वेरी क्लियरली। ठीक है, तो जहां जहां स्टेट वाइज एक्शन होनी है वो तो होनी ही पड़ेगी। देयर इज नो वे आउट फ्रॉम दिस, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का आप इस प्रकार से, क्योंकि पॉइजनिंग हो रहा है एक जगह से, कौन से वेन्यू से हो रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, कौन कर रहा है ये सब सब पता है। तो जी बेसिकली ऐसा नहीं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्वर्ट क्या होता है या रिलीजन ऑफ फॉरेन ओरिजिन क्या होता है, सबको समझ में आ रहा है क्या होता है। ठीक है, जी तो ये आप भूल जाओ। तो आई जी थिंक द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक एक्शन, और नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव। लोगों ने रेडी रहना होगा वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए जो प्रधानमंत्री जी लेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉक्स, दैट इज चाइना इंडिया। इस वक्त चाइना कुछ कर तो रहा है बॉर्डर्स पर। हमारी आर्मी भी गई हुई है लद्दाख की साइड पे, 10,000 से ज्यादा स्पाई शिप बेची हुई है इन्होंने पाकिस्तान को, राइट? तो ये क्या चल रही है तिकड़म। और इस बीच में मैं अपनी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बताना चाहूंगी अंकित, बिफोर आप उस पर डालें। मैंने जो स्टडी किया है चाइना को राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ माओ जेडंग टिल करंट, एंड इनफैक्ट उससे पहले से भी, मैंने देखा ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स बहुत अच्छी करते हैं, राइट? इनका पूरा फोकस है ताइवान और इंडिया, दोनों तरफ, दोनों रेडी हैं। ताइवान को अगर कुछ करते हैं तो उधर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सब रेडी हैं बिकॉज ऑफ देयर, एंड देन इफ दे गेट होल्ड ऑफ ताइवान दे विल डोमिनेट द इंडो पैसिफिक। चाइना की बात करते हैं। दूसरी साइड पे अगर ये इंडिया पे अटैक करते हैं तो 20% इनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आता है वो हमारे से आता है। 20% ऑफ वट एवर दे आर बाइंग, यू नो, गेटिंग द मनी फ्रॉम आउटसोर्सेस, वो हमारे से है। देन नेबरली रिलेशंस हो गया, देन इंडिया इज आल्सो केपेबल एंड विल फाइट बैक। रशिया के साथ रिलेशंस कॉम्प्लिकेट होंगे। आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ स्ट्रांग हंच, यू कैन करेक्ट मी इफ इट इज, बिकॉज जिस तरीके से इस वक्त शी जिनपिंग कैंसर से पीड़ित है, डेस्परेट है, पॉपुलैरिटी डाउन है, ताइवान इंडिया को छोड़कर ही कैन ऑल्सो गो टू फिलीपींस एंड म्यांमार इन ऑर्डर टू गेन डोमेस्टिक थिंग। बट पहले हम इंडिया वाले एंगल से शुरू करेंगे, क्योंकि आपका ट्वीट आया था, एंड आई यू नो वी ऑल फॉलो योर ट्विटर हैंडल वेरी नाइसली, बिकॉज आप वहां पे बहुत सारी बातें लिखते हैं जो कई बार हमारे शोज में भी छूट जाती हैं। दिस इज योर ट्वीट। हम मॉर्गी स्टेलेंस की बात कर रहे थे जब आपने उस पर रिप्लाई किया, तो मैं चाहूंगी कि आप यहाँ से शुरू करें। जी देखिए, भारत और चाइना का जो रिलेशन है, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि दो बड़ी इकोनॉमी, दो बड़े सिविलाइजेशन है। तो ऐसा नहीं है कि दे डोंट अंडरस्टैंड के फुल स्केल ऑल स्पेक्ट्रम वॉर का क्या मतलब होता है। ऐसा नहीं कि कोई चढ़ा देगा और कोई चढ़ जाएगा वहां पे, उतना मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको दूसरा ये समझना पड़ेगा कि दोनों में से एक भी फॉरेन मिनिस्ट्री से आज तक कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि वी आर एनिमी नेशंस, कि वी आर कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर, ये भी नहीं आया है। ठीक है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एलएसी स्टैंड ऑफ के बावजूद आज तक वेपन्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं, मानना पड़ेगा ये। ठीक, जयशंकर जी की आप जितनी भी स्पीचेस उठा के देख लें, 70% कंटेंट इज colonialism, Europe and Western hegemony. China is hardly 4%, hardly 2 to 4%. ठीक, दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि गलवान होने के बावजूद, गलवान इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने जो उनकी हाइट्स कैप्चर की, वो इंसिडेंट, दोनों इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, इसके बावजूद दोनों ने अपने एम्बेसडर्स को निकाला नहीं है। ओके, मतलब डिप्लोमेसी ऑन है इसके बावजूद, जबकि पाकिस्तान के साथ आप तुरंत रिमूव कर देते हैं। तो आई थिंक people understand, both the countries understand the seriousness of what a full spectrum war क्या मतलब होता है उसका, because nobody will want कि भाई
दोनों कंट्रीज की सारी जनरेशन पॉइजन हो जाए, राइट, क्योंकि अगर फुल स्पेक्ट्रम वॉर होगा। दूसरा, मुझे इस वॉर में टेंजिबल, अचीवेबल, वेरीफाइबल आउटकम नहीं दिखाई देता है। सपोज चाइना ने कुछ कैप्चर किया, अज्यूमिंग कुछ पार्ट उन्होंने हथिया लिया, ओके, think about it, what is going to be the reaction of the Bharatiya forces? Okay, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अचीवेबल आउटकम है जिसके लिए आपको वॉर स्टार्ट करना चाहिए। वॉर तब स्टार्ट होता है जब अचीवेबल आउटकम एटलीस्ट आपको 15 to 25% गारंटी दिखता हो, किसी को भी, दोनों में से किसी भी साइड को, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि बीजिंग दिल्ली को टारगेट करेगा तो दिल्ली बैठा रहेगा, राइट, हम भी बीजिंग को पूरा सुला देंगे, वी हैव दैट कैपेसिटी। तो ऐसा भी नहीं है कि इट्स अ केक वॉक हियर, ओके। तो क्लैशेस चलते रहेंगे एलएसी पे, हो सकता है एक दूसरे पे वेपन इस्तेमाल करने जितना एस्केलेशन भी हो जाए, पॉसिबल, बट फुल स्पेक्ट्रम ऑल थिएटर वॉर मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि ये जो बड़े नेशंस जो होते हैं, जो इकोनॉमी सीरियस होते हैं, वो छोटे नेशंस में एक दूसरे को पंच कर लेते हैं जितना करना होता है। तो आपके पास नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं, अगर एक दूसरे को पंच करना है तो बहुत सारे आपको रेंट पे मिल जाएंगे वॉर जोन्स, ठीक है। तो बड़े नेशंस जनरली नहीं जाते हैं फुल स्पेक्ट्रम वॉर के लिए, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, एक तो बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं कि वॉर प्रिपेयर्डनेस तो 100% होनी ही चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट चाइना और पाकिस्तान, बी इट एनीवेयर, ओके। कल को अगर आपको बेड़ा भेजना पड़े दूर तक, रेड सी में और अरेबियन सी में, तो आपने देखा ही है किस प्रकार का एक्शन चल रहा है, लेकिन अगर दूर भी जाना पड़े मेडिटेरेनियन सी तक, तो वो आपकी कैपेसिटी होनी ही चाहिए, राइट। इस तरफ इंडो पैसिफिक में जाना पड़े तो वो भी होनी चाहिए। तो भारत और चाइना का रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं 2030 तक तो उस पोजीशन में होगा ही कि आपको बराबर से पिटाई करनी पड़ेगी एलएसी पे और चीखें निकलनी चाहिए वहां से। दैट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ भारत चाइना रिलेशंस। तब बेस्ट होते हैं जब दोनों एक्टिंग करते हैं ना कि लवी डवी है, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, ओके। जब भाई भाई वाला दिखाते हैं ना, दैट इज अ डेंजरस पीरियड। जब पिटाई चल रही है, दैट्स अ गुड अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो आपको दिखेगा, साफ दिखेगा, इकोनॉमिक्स में दिखेगा आपको कि ट्रेड बढ़ा, एलएसी स्टैंड ऑफ के बाद ट्रेड बढ़ा है। तो रिलेशंस ऐसे ही इंप्रूव होगा उनके साथ, बिकॉज दे रिस्पेक्ट पावर, दे रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ओके। तो आपको स्ट्रेंथ तो प्रूव करना ही पड़ेगा हर बार। दूसरा, हमें ये समझना है कि जो लोग ये अफवाह फैलाते रहते हैं इंडिया चाइना फुल स्केल वॉर, फुल स्केल वॉर, ये बिल्कुल आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने कोई दिवाली के लिए नहीं रखे ये पटाखे, ठीक है। फुल स्केल वॉर होना है तो हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात है, वी विल फेस इट, राइट। वी आर नॉट अ सम स्मॉल पावर के, हम कोई छोटा ताइवान या वो नहीं है, मोजाम्बिक या मालदीव्स के भाई हम बैठे रहेंगे, ओके। तो दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और आपने देखा ही है एलएसी पे हमने कैसे बराबर से पिटाई की है इनकी। तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट एट ऑल, ओके। दूसरा, हमें ये समझना है कि जो आपने छोटे नेशंस का बताया, तो वो तो हमेशा से रहा ही है कि जब भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में इंटरनल टसल चल रहा होता है, तो वो बॉर्डर्स को फायर करते ही है, ओके। किसी भी नेबर को पकड़ते हैं, वो छोटे नेबर्स हैं बेचारे, इजी होते हैं। तो मुझे लगता है इवेंचुअली भारत का एक आसियान के साथ पूरे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक अलायंस इवेंचुअली बनेगा, जो वाटर फ्लोस के हिसाब से भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा वाटर अग्रीमेंट के नेगोशिएशंस के लिए। और साथ ही साथ आप उनको मिलिट्री टाई अप में जॉइंट प्रोडक्शन करके क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, वेपनरी। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल मुझे भारत का जो दिखाई देता है कि यही छोटे छोटे नेशंस, म्यांमार है, भूटान है, साउथ ईस्ट एशिया के फिलीपाइंस है, वियतनाम है, ब्रह्मोस तो हम सप्लाई करने ही वाले हैं,
इसके अलावा मुझे लगता है कि सबसे क्रिटिकल रोल होगा कि इन नेशंस को हम बॉर्डर पे एक्सेस डिनायल की टैक्टिक सिखाएं कि चाइनीज इंट्रूजन हो ही ना पाए, नो नो एक्सेस वाला आपको पूरा मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ये बनाना पड़ेगा डॉक्ट्रिन ये छोटे नेशंस के लिए कि आपकी बॉर्डर इंट्रूड होए ना, उसके लिए आप क्या क्या टेक्नोलॉजी डिवाइस कर सकते हो. ओके, आई थिंक दैट इज वेयर भारत कैन प्ले अ बिग रोल ऑफ लीडरशिप. But what about the movement of the armies and the weaponries and everything? You don't expect a full-fledged war. But China can go Philippines and Myanmar way. Is it possible? Because अभी शी जिनपिंग बहुत desperate है. मतलब ऐसा लग रहा है कि he'll do anything to retain in power. And by the way, even his bestest of best जिसको सगा भाई मानते थे उन तक को पर्च करा दिया. टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को पर्च करा रहा है बंदा. तो वो डेस्परेटनेस दिख रही है. सो मच हो गया. Go by flight, he goes by train. So many things happening in China. जी गायत्री जी, जो पर्ज चल रहा है चाइना में, दैट इज डी कम्युनिज्म वेव. वो तो करना ही था, डी डॉलराइजेशन के साथ वो होना ही था. इट इज नॉट अ सरप्राइज. How do you connect de-dollarization with the purge wave? डी कम्युनिज्म जो चल रहा है विद इन चाइना, दिस इज डी कम्युनिज्म गोइंग ऑन. ही इज बेसिकली ही हैज टेकन ओवर द पार्टी. इट इज नो मोर अ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. ओके, तो उसमें जितने भी प्रो एक्सपोर्ट्स वाले थे उन सबके ऊपर पर्च चल रहा है. प्रो एक्सपोर्ट्स आपको काटना पड़ेगा ना, तो ही तो डी डॉलराइज कर पाओगे, राइट? सो इट इज, आई सी इट एज अ पॉजिटिव. आई डोंट सी इट एज अ नेगेटिव. No, there is the link between जो इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है या डी डॉलराइजेशन है and the people he is getting rid of. Yes, there is a direct link. प्लीज समझाइए ना जी. पहले के टॉक्स में भी एक्सप्लेन किया है इसको. See, understand, de-dollarization will go parallel with de-radicalization, decolonization, decommunism. Okay? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डीकम्युनिज्म के ये वेव में कम्युनिज्म जो है वो वेस्ट में ट्रांसफर हो रहा है. ओके, तो वेस्ट की पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए. जैसे वो इलीगल्स अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे लेबर लॉस डाइल्यूट किए जाएंगे. चाइना के ऊपर जो लेबर के रिपोर्ट्स वेस्ट में बनते हैं वो गायब होना शुरू हो जाएगा. फिर स्टेट्स और फेडरल के बीच फ्रिक्शन शुरू होगा वेस्ट में कि ये जो मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट है इसको हटा दो तो आप इलीगल्स को एम्प्लॉय कर पाओगे. फिर चाइल्ड लेबर शुरू होगा वेस्ट में, और चाइल्ड लेबर के चाइना के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंगे वेस्टर्न पोर्टल्स से. ये मेरे प्रेडिक्शंस हैं. तो कम्युनिज्म वहां शिफ्ट हो रहा है. तो विद इन चाइना, क्योंकि अब आपको प्रो एक्सपोर्ट्स की वो जो मास एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है वो अब नहीं होने वाला. चीपर एक्सपोर्ट्स डी डॉलराइजेशन के बाद उस प्राइस पॉइंट और वैल्यूएशन पे नहीं होने वाला. तो जब आपको प्रो एक्सपोर्ट्स मास मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली आपको पर्ज करना पड़ेगा वो जो बिजनेसमैन जो आपने बनाए थे एक्सपोर्ट्स के लिए. आपको पर्ज करने पड़ेंगे. ली केचोंग और वांग यांग दोनों हटा दिए गए पॉलिट ब्यूरो से. दे वर प्रो एक्सपोर्ट्स पीपल जो वॉल स्ट्रीट से फाइनेंस लेके आते थे एंडलेस प्रिंटिंग मशीन से. आई सी दिस पर्ज एज वेरी पॉजिटिव. ओके, इवेंचुअली फॉर द चाइनीज पॉपुलेशन, नॉट नाउ. अभी तो ये डिक्टेटोरियल दिखेगा, राइट? इट इज डिक्टेटोरियल. ओके, और इवेंचुअली जो मुझे समझ में आ रहा है इस डी कम्युनिज्म के वेव में, जो आई थिंक लास्ट आपके टॉक्स में भी मैंने समझाया था, सारे मंदिर जो हैं वो चाइना में रिवाइव करने पड़ेंगे. जैसे ही वो एक्सपोर्ट्स वाला मॉडल डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा विथ डी डॉलराइजेशन, तो सारे मंदिर रिवाइव होंगे चाइना में. और मेरे तो बायलैटरल रिलेशन में व्हाट विल आई डिस्कस एज लॉन्ग एज आप पूरा 1965 का रिवर्सल नहीं करते कल्चरल रेवोल्यूशन का, वही सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फिर से आपको रिवाइव करनी पड़ेगी. सारी फेस्टिवल्स वापस चाइना के अंदर रिवाइव करनी पड़ेगी और डोमेस्टिक कंजम्पशन वापस बिठाना पड़ेगा. 1979 का भी रिवर्सल चाहिए. तो मैन्युफैक्चरिंग आपको भारत और रशिया के साथ स्प्लिट करना पड़ेगा. आप अकेले नहीं करोगे. That is how the bilateral relations can move forward. Okay,
So I see this purge as positive for the Chinese population, positive for de-dollarization. Eventually for the Chinese population means that is after a decade, okay, ये पूरा de-dollarization का process चलेगा, okay. और जहां तक सवाल मिलिट्री एक्शन का है, तो वो तो मैंने आपको बताया ही है कि ताइवान इज सर्टेनली गोइंग टू हैव फेस सम एक्शन. कब होता है दैट इज व्हाट वी नीड टू सी, बट इट विल सर्टेनली बी, क्योंकि ये सारे हॉटस्पॉट्स जो क्रिएट किए गए थे, चाहे पीओके हो, ताइवान हो, यूक्रेन हो या ईरान इजराइल वाला हो, तो ये पाउंड और डॉलर को कंटिन्यू करने के लिए आर्टिफिशियली खड़े किए गए थे. अब जब डी डॉलराइजेशन चल रहा है तो ये हॉटस्पॉट्स की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट? तो ताइवान पे एक्शन तो होना ही है. राइट जी. थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई कोड ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन है. और अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अंकित का ट्विटर हैंडल मैंने अभी ऑलरेडी स्क्रीन में दिखाया है, बट आई विल स्टिल पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. I'll pin it up there and in the description box so that आप अंकित को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकें. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.